अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर, जिसे कि हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर भी बोलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन एरियाज़ को कवर करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे एसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने देखना है, देन इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के लिए जनरेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और जो करंट ये हमें आउटपुट में देता है उसके लिए हमने रिलेशंस ड्राइव करने हैं। उसके बाद आउटपुट वेव फॉर्म, जनरेटर जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म देगा उसके लिए हमने जो है वो ग्राफ ड्रा करके उसको अंडरस्टैंड करना है। इंट्रोडक्शन। अब जनरेटर, अब देखें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या डायरेक्ट करंट जनरेटर, ये दो तरह के जनरेटर हमारे पास होंगे, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर बोलते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज़ जनरेटर? जनरेटर क्या है? तो जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर इसे हम मोर जो है वो डीप में जाके देखें, अ जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब अगर तफसीलन इसकी डेफिनेशन देखें तो फिर मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पे मुराद होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आउटपुट होगी। ये कोई भी जनरेटर हो हमारे पास, ये उसके लिए एक डेफिनेशन है। अब एसी जनरेटर होगा तो फिर आउटपुट एसी आएगी, डीसी जनरेटर होगा तो डीसी आएगा। ये हमारे पास एसी जनरेटर के लिए एक डायग्राम है। ये होंडा का जनरेटर आपको नज़र आ रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। इसको इनपुट में हम जो है वो देंगे पेट्रोल से इसकी जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये खैर काम सारा कैसे होगा ये आगे जाके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक और जनरेटर है जी, वो जनरेटर कम जो है वो पावर का है और ये जनरेटर हमारे पास ज़्यादा पावर का है। जैसा कि हमने इससे पहले बात की कि जनरेटर क्या करता है जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एसी जनरेटर की बात करेंगे तो ये फिर क्या करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देगा। कंस्ट्रक्शन, अब ये सबसे अहम सवाल है। अब देखें दूसरी बात यह है कि हम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ सिंपली इसकी जो बहुत जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी उसको हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ सिंपल जो कंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ जाएंगे कि एक जो सिंपल एसी जनरेटर है इसके जो पार्ट्स हैं वो कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर है हमारे पास जो हमें चाहिए, एक जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहें तो हमें लूप चाहिए, परमानेंट मैग्नेट चाहिए, उसके बाद कार्बन ब्रशेस, फिर जी स्लिप रिंग्स और मैकेनिकल सोर्स। ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो कोई भी जनरेटर, कोई भी हमारे पास अगर लूप हो उसे हमने आउटपुट लेना है, हम करंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो ये 5 चीज़ें हमें चाहिए। ये आपको डायग्राम में भी आ रही हैं नज़र। हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल इसके आपको आ रहे हैं नज़र, एक कॉइल ऑफ वायर है, 2 इसमें फिर स्लिप रिंग्स हैं जी, और 2 कार्बन ब्रशेस हैं, और मैकेनिकल सोर्स हमें चाहिए इसको रोटेट करवाने के लिए। हम खुद भी रोटेट करवा सकते हैं, हम पेट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, हम गैस को यूज़ कर सकते हैं, हम वाटर की जो एनर्जी है उसको यूज़ कर सकते हैं, विंड की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास काफ़ी सोर्सेज हैं। हमारा देखें एक ही इसमें मकसद है कि हम किसी तरीके से कॉइल को रोटेट करवा दें। कॉइल को जब रोटेट करवा लिया तो फिर अगला काम हमारे पास सिंप्लीफाइड है, आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। अब देखें बाकी चीज़ें तो आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बज़ाहिर डायग्राम में तो नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर उनका जो काम है वो आप शायद अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो। एक तो स्लिप रिंग्स, इनका क्या काम है, और दूसरे कार्बन ब्रशेस। ये खैर जब वर्किंग पे आएंगे तब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अब एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो ये मैं आपको बता दूं। एसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब फैराडेज लॉ हमारे पास क्या था कि किसी भी कॉइल में
जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कोई भी हमारे पास कॉइल हो n लूप्स की हो, जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये उस प्रिंसिपल पे ये एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर दोनों इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब हम एज्यूम करें जी ये कॉइल है, ये हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब परमानेंट मैग्नेट जो हमने यूज़ किए थे इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक बन गई। इस कॉइल को हम मैकेनिकल सोर्स को यूज़ करते हुए इसमें रोटेट करवा रहे हैं। जब रोटेट करवाएंगे तो उससे क्या होगा जी? फ्लक्स चेंज होगा। अब देखें फ्लक्स क्यों चेंज होगा, ये डायग्राम में अगर आप देखें, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसको हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फ्लक्स के मिनिमम और मैक्सिमम के केसेस। तो उसमें हमने बात की थी कि जब हमारे पास जो एरिया है वो जो प्लेन है या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब ये पैरेलल होगा तब फ्लक्स मिनिमम होगा। अब किसी और एंगल पे होगा तो फ्लक्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा। जब हम कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा? कॉन्टीन्यूसली इसमें से फ्लक्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ये चेंज होता जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब देखें ये सारा हम प्रोसेस इसमें कर रहे हैं, हम कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं। अब स्लिप रिंग्स क्या काम कर रहे हैं? देखें अगर सिंपली कॉइल के दो सिरे हमारे पास है, हमने हाथ में पकड़े हैं, जब कॉइल घूमना शुरू करेगी तो उसमें तो बल आ जाएंगे। तो फिर स्लिप रिंग्स का काम है रोटेशन में हेल्प करना। हम क्या करते हैं? कॉइल के दोनों एंड्स को इंडिविजुअल स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब रिंग घूमते हैं, जब कॉइल घूमती है तो उसके साथ रिंग घूमना शुरू कर देते हैं। ये दो रिंग आपको नज़र भी आ रहे हैं। अब इससे क्या होगा जी? हमारी जो कॉइल है इसमें बल नहीं आएगा, तो ये फैसिलिटेट करते हैं कॉइल की रोटेशन में। कार्बन ब्रशेज, इनका काम है जी, ये करंट लीड हैं हमारे। करंट लीड से ये मुराद है, ये मोटर में भी यूज़ किए जाते हैं, ये जनरेटर में भी यूज़ किए जाते हैं। तो करंट अगर हमारी कॉइल में आएगा या कॉइल से करंट जाएगा तो इन्हीं के थ्रू जाएगा। अब ये बात मैं फिर आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ, ये करंट लीड्स हैं। करंट इन आउट जो कॉइल में से होगा ये कार्बन ब्रशेस के ही थ्रू होता है। तो ये कार्बन ब्रशेस इंडिविजुअली दोनों स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ये फिक्स होंगे अपनी पोजीशन पे, यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है। हमारी जो आउटपुट की वायर्स हैं, एक वायर एक कार्बन जो ब्रश है उसके साथ कनेक्ट होगी, दूसरी वायर दूसरे कार्बन ब्रश के साथ जो है वो कनेक्ट होगी। यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है। ये कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे फिक्स होंगे, स्लिप रिंग्स इनके साथ घूमते जाएंगे। अब स्लिप रिंग्स क्यों घूमेंगे? क्योंकि इनके साथ कॉइल कनेक्ट है, कॉइल जब रोटेट करेगी तो स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगे। ये सारी जी वर्किंग हमें इसकी अंडरस्टैंड होगी। अब क्या है जी? हम कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं, रोटेट करवाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी जिसको हम आउटपुट के तौर पे ले लेंगे। अब देखें कोई भी जनरेटर आप उठा के देख लें, उसमें हम यही काम कर रहे हैं, हम उसकी कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा रहे हैं और इससे हम आउटपुट में वोल्टेजेस ले रहे हैं। अब वोल्टेज क्या चीज़ है जी? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी आ गई तो यहाँ से हमारे पास ओहम्स लॉ से जो है वो करंट आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा सारा प्रोसेस चल रहा है। अब ये वर्किंग जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हम देखें यहाँ पे कॉइल ABCD ये कॉइल है, ये हम एक हैंडल उसको करके कनेक्ट इसको रोटेट करवा सकते हैं। जब ये कॉइल रोटेट होगी तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। अब ये दूसरी डायग्राम में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको जो है ये स्लिप रिंग भी नज़र आ रहे हैं, कार्बन दो ब्रशेस भी नज़र आ रहे हैं। आउटपुट में साथ हमने गैल्वानोमीटर देख लिया। अब देखें गैल्वानोमीटर की नीडल दोनों तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि ये अल्टरनेटिंग करंट हमें दे रहा है। ये करंट प्लस में भी दे रहा है, करंट माइनस में भी दे रहा है। ये खैर करंट हमें आउटपुट में कितना देगा ये आगे जाएंगे तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ जी, अब हमारा अगला काम है जी, जो हमारे पास आउटपुट में वोल्टेज आना है और करंट आना है, इसके लिए हमने फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं जी, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। ये कॉइल को हमने नाम दे लिया। इस कॉइल का एरिया A है और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है जिसकी स्ट्रेंथ कैपिटल B है और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ और ये वेलोसिटी है हमारे पास ओमेगा। अब क्या होगा जी? अब देखें हमने क्या करना है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब हमने
मोशनल ईएमएफ के फार्मूला को यूज़ करना है। अब देखें फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, कितना टाइम में चेंज हो रहा है, ये चीज़ तो हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन मोशनल ईएमएफ से हमारे पास काफ़ी कुछ आ सकता है। तो हम इंडिविजुअली कंडक्टर, ये देखें रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो 4 इसकी साइड्स हैं, हर साइड्स के लिए इंडिविजुअल मोशनल ईएमएफ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे और फिर चारों साइडों की इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐड अप करके फाइनल हमारे पास वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो ए बी साइड के लिए बात करें, ए बी साइड की वेलोसिटी v है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो फिर इसके लिए जो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला आएगा, दिस विल बी ई ए बी इक्वल्स टू वी बी एल साइन थीटा। v इसकी वेलोसिटी थी। अब देखें v के साथ मैंने ए बी या सी डी यूज़ नहीं किया, क्योंकि पूरी कॉइल की वेलोसिटी एक ही है, ये कॉइल की ही साइड है, जो कॉइल की वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। खैर इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी आगे जाके रिलेट करना है। अभी तक के लिए जो v है, दिस इज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी, l इज़ द लेंथ ऑफ द साइड। रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ए बी और सी डी साइड की दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिंपल l ही राइट कर लिया। इसी तरह साइड सी डी के लिए भी हम राइट कर सकते हैं ई सी डी इक्वल्स टू वी बी एल साइन थीटा, क्योंकि सी डी साइड की भी वेलोसिटी v है और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी कैपिटल B और लेंथ भी उसकी सेम है, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ को आप देख सकते हैं कि डी बी साइड में और सी ए साइड में इनमें कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगी। अब ये देखें, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए इनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। तो इनके लिए जो हमारे पास आएगा जी ई सी ए इक्वल्स टू ई डी बी इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास टोटल जो ईएमएफ आएगी ये ए बी साइड की और सी डी साइड की दोनों की ईएमएफ का सम आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास आएगी, दिस विल बी वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे 2 वी बी एल साइन थीटा। अब यहाँ से देखें हमने फार्मूला क्या किया है, हमने दोनों साइड्स की ईएमएफ को सम कर लिया और ये दोनों साइड्स की ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। अब n टर्न्स अगर हमारे पास कॉइल की हो, ये तो हमारे पास एक टर्न के लिए था, लेकिन अगर n टर्न्स हो तो इसी फार्मूला को हम राइट कर देंगे 2n VBL साइन थीटा, क्योंकि ये हमें फैराडेज लॉ से पता था कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा आएगा। अब हमने क्या करना है जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हमने राइट कर देना है। यहाँ पे r रेडियस बन रहा है। अब ये रेडियस क्या बनेगा, ये कॉइल के सेंटर में से एक्सिस पास करेगा, उस एक्सिस का साइड तक का जो है वो डिस्टेंस आएगा रेडियस। तो E इक्वल्स टू 2 इंटू आर ओमेगा बी एल साइन थीटा, V की जगह आर ओमेगा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, इस फार्मूला को रीअरेंज करना है 2RL। ये देखें अबव फार्मूला ही है, सिर्फ हमने 2RL को ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें ओपन लिख दी। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 2RL ये हमारे पास एरिया ऑफ द लूप बन रहा है। अब ये किस तरह बन रहा है, ये डायग्राम में आप जब देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये बात। अब L हमारे पास है जी लेंथ ऑफ द कॉइल, और R एक्सिस से साइड तक का था फासला। जब 2R देखेंगे तो 2R क्या बनेगी, विड्थ ऑफ द कॉइल, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ L है और विड्थ है 2R, तो लेंथ इंटू विड्थ ही हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया की जगह हम कैपिटल ए यहाँ पे राइट कर देंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जी E इक्वल्स टू N ओमेगा ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर के लिए हमारे पास आउटपुट में जो ईएमएफ आएगी, ये 5 फैक्टर्स हैं जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कंट्रोल कर रही हैं, एंगुलर वेलोसिटी कंट्रोल कर रही है, एरिया ऑफ द कॉइल कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एंगल। अब देखें, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा। एरिया कॉइल जितना बिग होगी जी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। इसी तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट आपने यूज़ किए हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा आएगा।
और पांचवी चीज़ जो इसे कंट्रोल कर रही है दैट इज़ द एंगल। ये एंगल है जी कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में। ये जब जारी सी बात है कि कॉइल रोटेट कर रही है तो एंगल इसका चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो यहाँ पे एंगल जो काम है वो मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहा है। अब देखें किसी कॉइल किसी एक जनरेटर के लिए अगर हम एन को, ओमेगा को, एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड को, ये चारों चीज़ें कांस्टेंट भी कर दें तो यहाँ पे जो साइन थीटा है ये उसके मैग्नीट्यूड को फिर भी चेंज कर रहा है। मैक्सिमम कितना आएगा? अंडरस्टूड बात है, जब साइन 90 होगा तब हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम आएगी। लेकिन यहाँ पे बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जी कि किसी भी फिक्स कॉइल के लिए जो एंगल होगा ये जब चेंज होगा तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यही फार्मूला हमें इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि इस जनरेटर की जो आउटपुट है दिस इज़ अल्टरनेटिंग आउटपुट, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू की जब बात करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो और इसको हम लिख लेंगे जी ई नॉट मैक्सिमम के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ई नॉट है एन ओमेगा ए बी। अब अबव फार्मूला में जब हम ई नॉट की वैल्यू राइट कर देंगे तो फिर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू साइन थीटा। अब देखें अगर आपको याद हो तो हमने कहीं इससे पहले क्लासिकल जो मैकेनिक्स हमारे पास थी उसमें हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखा था x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को मैक्सिमम ईएमएफ की फॉर्म में राइट कर दिया है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा। अब अगर हम करंट की बात करें तो करंट को ओहम्स लॉ से फाइंड किया जा सकता है I इक्वल्स टू ई ओवर आर। ई यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है डिवाइडेड बाय आर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो करंट आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू I इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा ओवर आर। ई नॉट ओवर आर यहाँ से आई नॉट आ जाएगा तो I विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। आई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है और एंगल हमारे पास एज यूजुअल प्रीवियस ही आ रहा है। इसको अगर हम टाइम की फॉर्म में अगर राइट करना चाहें तो इस तरह भी राइट कर सकते हैं। हमें पता है जी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो ये जब दोनों फार्मूलाज में राइट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यह यहाँ से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फार्मूलाज आ चुके हैं। और ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं जी कि ये एंगल का फंक्शन है, अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो ये टाइम का फंक्शन है। आउटपुट वेवफॉर्म, जैसा कि ये दोनों फार्मूलाज ही हमें बता रहे हैं कि ये जो करंट का हम सिर्फ यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रा करेंगे टाइम के साथ। ये जो करंट है ये एंगल या टाइम का फंक्शन है। तो फिर हम क्या करें जी एंगल की फॉर्म में जब इसे राइट करना चाहेंगे तो अब यहाँ से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब देखें साइन थीटा कंट्रोल कर रहा है कि करंट क्या होगा, एन ओमेगा ए बी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो साइन थीटा कंट्रोल कर रहा है। थीटा जब 0 डिग्री होगा जिसका मतलब है कि जब हमारी जो कॉइल है ये जब इसका एंगल जो वेक्टर एरिया को देखो आपने यहाँ पे इग्नोर नहीं करना। वेक्टर एरिया ये जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो उस वक्त हमने एंगल देखना होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा उस वक्त हमने एंगल देखना होगा। या दूसरे अल्फाज में और आसान अल्फाज में बात करें तो हमने फिर यहाँ पे उस चीज़ को देख लेना है कि जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जब कॉइल परपेंडिकुलर होगी उस वक्त थीटा 0 डिग्री होगा तो उस वक्त हमारे पास करंट भी 0 डिग्री होगा क्योंकि साइन 0 के इक्वल आएगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा करंट मैक्सिमम होगा। जब थीटा 180 होगा साइन 180 0 है तो उस वक्त करंट फिर 0 होगा। जब थीटा 270 डिग्री होगा तो हमारे पास माइनस आएगा जिसका मतलब है यहाँ पे करंट 180 के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है।
तो यहाँ से करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इसी तरह 360 पे फिर 0 और उसके बाद फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। 360 का ये मतलब होगा जहाँ से कॉइल स्टार्ट हुई थी वहीं पे वापस आ चुकी है। ये दूसरी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म आएगी। ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि अब देखें यहाँ पे इस वेवफॉर्म में दो चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और दूसरी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। जब एंगल चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और डायरेक्शन क्यों चेंज होनी है? ये जब हाफ रोटेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो हाफ रोटेशन के बाद जब वहीं से जब अगला अपना इसने जो चक्कर है वो कंटिन्यू करना है तो वहाँ से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास आएगा, जिसके लिए दो रिक्वायरमेंट है जी, मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। और हर हाफ साइकिल के बाद, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है कि हर हाफ साइकिल के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।